हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो केवीएस पीआरटी का जो हमारा सब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। जो हमारे एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस हमारे 60 क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं, तो हम इसी की हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये क्लास आप तक लेट पहुंच रही है। इससे पहले वाली जो मैंने क्लास प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के नाम से आप प्लेलिस्ट से उस क्लास को भी पहले देख लीजिएगा, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर के साथ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें डिस्कस करती चल रही हूँ। तो आज हमारी क्लास सेकंड है। अब ये क्लास जो आपको डेली मिला करेगी उसका मैं आपको टाइमिंग बता दूँगी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने मोटिवेशन थॉट के साथ। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन है वो है 3 बेहतरीन सलाह। तो फर्स्ट है इसमें सोचो मत, शुरुआत करो। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि हम केबीएस पीआरटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, तो आप सोचना बंद करिए और उसकी स्टार्टिंग कर दीजिए। ठीक है, वादा मत करो, साबित करो। किसी से वादा मत करो, लेकिन उसको साबित करके दिखाओ। और बताओ मत। लेकिन क्या आदत होती है, बहुत से लोग गाते हैं कि हमने इसमें फॉर्म डाला है, उसमें फॉर्म डाला है, तो वो किसी को मत बताओ, उसको क्या करो, करके दिखाओ। तो ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पे हम बात कर लेते हैं। तो आज हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। सी है हमारा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। 4 है हमारा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड 5 है हमारा इसमें सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इसमें भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इतने पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे एंड नेक्स्ट उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर लें, ताकि और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो फिर देखते हैं हम इसमें शारीरिक विकास। तो जो हमारा पॉइंट है इसको अभी आप नोट मत करिएगा, पहले आप इसे समझिएगा, क्योंकि इसकी जो पीपीटी है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो शारीरिक विकास क्या होता है? तो शारीरिक विकास का प्रारंभ जो होता है वो हमारा गर्भाधान के समय के हो जाता है। ये हो काट देना। ठीक है, शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भाधान के समय हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में पृथक पृथक गति से चलता रहता है। जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं होती हैं उसमें अलग अलग तरीके शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट इसमें शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर के समस्त आंतरिक और बाह्य अंगों का विकास आता है। जैसे कि शरीर की लंबाई हो गई, भार हो गया, जैसे शारीरिक अनुपात हो गया, अस्थियों का विकास हो गया, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अवयवों का विकास तथा शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि वे कौन कौन से तत्व हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर करना है। इसकी जो पीपीटी है उससे आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। ये कैसी प्रोसेस है? ये एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे आयु वृद्धि के साथ साथ मस्तिष्क विकसित होता है, वैसे उसका मानसिक विकास होता जाता है। मानसिक विकास के कारण ही प्राणी अपने चारों ओर के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करके धीरे धीरे उसके साथ क्या कर लेते हैं? समायोजन करता है। तो मानसिक विकास की हमारी ये पॉइंट है, ये आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट हम कुछ बातें और समझ लेते हैं इसमें। मानसिक विकास से जो हमारा तात्पर्य है वो है प्राणी के मानसिक शक्ति का उदय होना। जो प्राणी में जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं उसका उदय होना। और मानसिक विकास एक कैसी प्रोसेस है? ये एक हमारी जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत समझने की क्षमता, चिंतन, स्मरण,
ध्यान केंद्रण, निरीक्षण, विचार, तर्क तथा समस्या समाधान करने की शक्ति सम्मिलित रहती है। तो ये हमें पॉइंट इसमें याद करने हैं। नेक्स्ट है इसमें संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है। ये विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है व उसी से उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता मिलती है। जो व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास एक पहला संबंध उन तरीकों से होता है जिनसे बालक की आंतरिक मानसिक शक्तियां अर्जित, विकसित और अवसर के अनुसार प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि समस्या समाधान, स्मृति और भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जिनमें से कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक चलते हैं और कुछ वातावरणीय व जैविक कारक भी मानसिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये बात यहाँ से हमारी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक विकास एक कैसी प्रक्रिया है, वो एक हमारी क्रमिक प्रक्रिया है। जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है वो हमारा एक क्रमिक प्रोसेस है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में ये भिन्न भिन्न गति से चलता रहता है। जन्म के बाद शेषावस्था से सामाजिक विकास की शुरुआत हो जाती है, जब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के प्रति प्रतिक्रियाएं करने लगता है। किंतु बचपना अवस्था, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में परिपक्वता आ जाती है। इस प्रकार सामाजिक विकास जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पृथक पृथक गति से होता है और जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। सामाजिक विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा और विचारों का क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है। अतः भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट करने पर उनमें स्पष्टता आ जाती है। अतः प्रत्येक बालक के विकास क्रम में भाषा विकास होना परम आवश्यक है। भाषा विकास बालकों के मानसिक और सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करता है। ये पॉइंट हमारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब हम बात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक अध्यापक ये महसूस करता है कि उसके विद्यार्थी उसके अध्यापन से संतुष्ट नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा है विद्यार्थियों को सलाह दें कि वे प्राइवेट ट्यूशन लगा लें। बी है से उसे स्वयं पर एक रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए ताकि उसका अध्यापन सुधर जाए। नेक्स्ट इसमें कोई और नौकरी ढूंढ ले। डी है इसमें मुख्य अध्यापक से प्रार्थना करें कि वह उसकी अध्यापक कक्षा बदल दे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक अध्यापक यह महसूस करता है, टीचर की बात हो रही है कि उसके विद्यार्थी उसके अध्यापन से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसे क्या करना चाहिए। ये एक आप अपने ऊपर एक एग्जाम्पल लो कि आप अध्यापक हो, तो आप ये महसूस करते हो कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है उससे क्या संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर सोचिए।
क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर है उसे स्वयं पर एक रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए ताकि उसका अध्यापन क्या हो जाए, सुधर जाए। क्योंकि इसमें हम विद्यार्थी को प्राइवेट ट्यूशन थोड़ी ना लगाएंगे, ये भी रॉन्ग है। कोई और नौकरी ढूंढ ले, तो जो हमारी टीचिंग प्रोसेस ही ठीक नहीं है तो और नौकरी ढूंढ के भी हमारा क्या हो जाएगा। अगर नेक्स्ट है हमारा मुख्य अध्यापक से प्रार्थना करें कि वह उसकी अध्यापन कक्षा बदल दे, जब दूसरी कक्षा में जाएगा तब भी तो उसकी प्रोसेस गलती होगी ना। जब वो संतुष्ट नहीं है उससे विद्यार्थी, तो और भी क्लास के विद्यार्थी कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। तो उसे क्या है, उसे खुद पर एक रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए ताकि उसका अध्यापन सुधर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि विद्यार्थियों का एक समूह आपकी कक्षा से प्रायः अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। ठीक है, यदि विद्यार्थियों का एक समूह आपकी कक्षा से प्रायः अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। फर्स्ट है इसमें इस मामले की रिपोर्ट प्राचार्य से करेंगे। बी है इसमें विद्यार्थियों के माता पिता को सूचित करेंगे। सी है इसमें क्रियात्मक शोध करेंगे। डी है इसमें उन विद्यार्थियों को उनके हाल पर छोड़ देंगे। क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों का एक ग्रुप है जो कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, तो आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा क्रियात्मक शोध करेंगे। क्या करेंगे हम, क्रियात्मक शोध करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा, तो एक ये क्या है, एक क्रियात्मक शोध का ही क्या है, ये मूल आधार है। क्रियात्मक शोध का क्या है, ये मूल आधार है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो क्रियात्मक शोध एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो शोधकर्ता होते हैं वो कार्य क्षेत्र से जो जुड़ी कितनी भी जो समस्याएं होती हैं ना, उसको वैज्ञानिक ढंग से क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो भी उसके निष्कर्ष होते हैं उसमें क्या करते हैं, सुधार लाने की कोशिश करते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विद्यार्थियों के सेक्शन ए, बी और सी विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं। तीव्र, सामान्य तथा कमजोर, इनमें से आप किस सेक्शन को पढ़ाना चाहेंगे। तो फर्स्ट है इसमें ए, सी है, इसमें होगा बी एंड सी पे सी है, और नेक्स्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी किसी भी सेक्शन को। क्योंकि इसमें जो एक अध्यापक जो होता है ना, वो बिना किसी भेदभाव के किसी भी सेक्शन को पढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स के लिए तो एक सामान्य है ना, उसे उसमें क्या करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। कैसे हैं, सामान्य है, उसके लिए सब क्या है, एक बराबर हैं। तो टीचर को ये सोचना चाहिए कि हम किसी भी बच्चे में भेदभाव न रखें और सबको एक सा समझें और एक सा ही उन्हें पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीईआरटी का कार्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक लिखना। बी है इसमें विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन करना। सी है इसमें विद्यालय शिक्षा में होने वाले शोध कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। डी है इसमें शिक्षा नीतियों पर सरकार को सलाह देना। तो इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब हम इसको समझ लेते हैं। जो हमारा विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक लिखना, ये एक एनसीईआरटी का कार्य है। विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन करना, ये भी हमारा एनसीईआरटी का कार्य है। एंड डी है इसमें शिक्षा नीतियों पर सरकार को सलाह देना, ये भी हमारा क्या है, एनसीईआरटी द्वारा कार्य है। तो इसको आपको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से कार्य एनसीईआरटी के हैं और कौन कौन से जो कार्य हैं वो हमारे सरकार के द्वारा प्रदान किए गए हैं।
ये एनसीईआरटी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो विद्यालय शिक्षा में होने वाले शोध कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये हमारा एनसीईआरटी का नहीं है, ये हमारा क्या है, सरकार प्रदान करती है। इसे कौन प्रदान करता है, इसे हमारी सरकार जो होती है वो हमें प्रदान करती है। अब हम समझ लेते हैं एनसीईआरटी की जो हमारी फुल फॉर्म है वो हमारी क्या है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है। एनसीईआरटी की हमारी जो फुल फॉर्म है तो है इसमें नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये हमारी क्या हो गई, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म हो जाती है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हमारी हुई थी 1961 में। किसकी, एनसीईआरटी की जो हमारी स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, तो वो किसके द्वारा हुई थी, वो हुई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तो फर्स्ट है इसमें 28, बी है इसमें 30, सी है इसमें 29 एंड डी है इसमें 31। तो पूछा क्या है इसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान दिया है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो हमारा है 29। इसी अनुच्छेद में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है अनुच्छेद जो हमारा 30 है, इसमें क्या है, इसमें शिक्षा जो संस्थान होते हैं उनकी स्थापना एंड प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संदर्भित करता है। जो हमारा 28 है, इसमें क्या है, इसमें जो कुछ शिक्षा संस्थान होते हैं जिसमें धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में क्या होती है, उनकी स्वतंत्रता होती है। और जो अनुच्छेद 31 है, इसमें क्या होता है, संपत्ति अनिवार्य अर्जन का प्रावधान होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसमें शिक्षक दिवस की बात नहीं है, इसमें शिक्षा दिवस की बात है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 11 नवंबर। 11 नवंबर हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर यहाँ से हो जाता है। और ये हमारा क्यों मनाया जाता है, तो हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है 11 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो जयंती होती है उसके उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी कक्षा में सिटिंग प्लान के लिए सर्वोत्तम मानदंड क्यों हो सकता है। तो फर्स्ट इसमें विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, बी है इसमें विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत संबंध, सी इसमें बच्चों की लंबाई तथा दृष्टि की तीव्रता, एंड डी इसमें बुद्धि तथा अभिप्रेरणा स्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
इसमें पहला क्या है, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसमें कक्षा में सिटिंग प्लान की बात हो रही है, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि का इसमें कोई रोल नहीं है। विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत संबंध, तो ये भी इसका मेन पॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसमें बच्चों की लंबाई तथा दृष्टि की तीव्रता, ये हो सकता है। बुद्धि तथा अभिप्रेरणा स्तर, ये भी इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कक्षा में सिटिंग प्लान की बात हो रही है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो हमारा होगा सी, बच्चों की लंबाई तथा दृष्टि की तीव्रता। क्योंकि जब एक टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है तो जो हमारे छोटे हाइट वाले जो बच्चे होते हैं तो उनको हमें आगे बिठाना चाहिए, ताकि जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो बच्चों को समस्या ना हो किसी भी तरीके की, और वो आसानी से लिख सकें। और जो हमारे दृष्टि दोष समस्या होती है जिन भी बच्चों में, तो उन पर भी बैठने पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि उन्हें लिखने पढ़ने और समझने में आसानी हो सके। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को कठोर होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, वस्तुगत या यथा तथ्य होना चाहिए, बीच का, न अधिक कठोर न अधिक नर्म। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट है वो हमारा है डी, बीच का होना चाहिए, ना ही कठोर होना चाहिए और ना ही हमें ज़्यादा नर्म होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाएं, तो आप इसका दायित्व किस पर डालेंगे? विद्यालय में उपलब्ध कमजोर सुविधाएं, अधिकारी की कमजोर योजना एंड अपनी शिक्षण विधि, बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। यदि किसी परीक्षा में कोई एग्ज़ाम है और आपकी कक्षा के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए, तो आप इसका दायित्व किस पर डालेंगे? तो इसका जो दायित्व होगा वो आपकी शिक्षण विधि होगी। कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाने में कमी हुई है ना, उससे स्टूडेंट असफल हुए हैं, तो उसको क्या है, आप खुद को देखेंगे कि हमारी शिक्षण विधि में कहाँ प्रॉब्लम हुई है, तो उसको आप खुद को सुधार करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? फर्स्ट इसमें सामाजिक समायोजन, बी इसमें व्यवहार रूपांतरण संशोधन, सी इसमें ज्ञानार्जन, डी इसमें कौशलों का विकास। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार रूपांतरण संशोधन। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जो हमारा जो होता है अधिगम का जो हमारा क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, वो हमारा क्या होता है, व्यापक होता है। कैसा होता है, व्यापक होता है, जिसमें मानव व्यवहार के जो सभी क्षेत्र जो होते हैं हमारे, ज्ञानात्मक, भावात्मक एंड मनोचालक, उसमें क्या होते हैं, समाहित रहते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा, व्यवहार रूपांतरण संशोधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी, उम्मीद करती हूँ। मैं आपको टाइम बता दूँ, ये आपको क्लास कौन कौन से दिन आपको यूट्यूब पर मिला करेगी। तो ये क्लास, इस क्लास के बाद जो हमारी थर्ड क्लास आएगी वो हमारी मंडे एंड वेडनेसडे एंड हमारी सैटरडे, वीक में 3 डेज ये आपको क्लास मिला करेगी, जिसमें जो वेडनेसडे एंड सैटरडे में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, और जो मंडे वाली क्लास होगी उसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक्स हैं उसमें मैं आपको वो डिस्कस करा करूँगी।
ठीक है। और जल्द ही हमारी जीके की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है इसी चैनल पर, तो आप वो क्लास भी डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।